2007 से लेकर 2017 के बीच में 38,000 HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिन लोगों की नेटवर्थ है, उन इंडियंस ने इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होने का फैसला लिया। अकेले 2017 के अंदर 7,000 HNIs इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में रहने गए थे। इसके अलावा 2014 के बाद से 23,000 HNIs ने इंडिया छोड़ा है और वो अपनी सारी वेल्थ भी साथ में ले गए हैं। और जब ये लोग इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में जाने का सोचते हैं तो उसमें पहली चॉइस आती है US और कनाडा, और ये क्लोजली फॉलोड होता है UK, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। और कई सारे इंडियंस जैसे कि लक्ष्मी मित्तल, सनी वेरके, MA यूसुफ अली ने इंडिया से अब अपना बेस किसी और कंट्री में शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि UK और दुबई। भले ही इनके कुछ बिजनेसेस अभी भी इंडिया में ऑपरेट करते हों, लेकिन इनके मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस हैं ये बाहरी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बाहर की कंट्रीज में टैक्सेस भरते हैं, ना कि इंडिया में भरते हैं। इंडिया स्पेंड ने डेटा एनालाइज करा था यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से। उसके हिसाब से 2017 के अंदर 17 मिलियन इंडियंस यानी कि 1,70,00,000 इंडियंस फॉरेन में रह रहे थे। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हाईएस्ट सोर्स कंट्री है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के लिए। और ये जो नंबर था 17 मिलियन का, इसमें 1990s के बाद से 143% का इंक्रीज आया है। और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो अनस्किल्ड वर्कर्स इंडिया छोड़ रहे हैं उनका नंबर नीचे जा रहा है। 2017 के अंदर 3,91,000 अनस्किल्ड वर्कर्स ने इंडिया से माइग्रेट करा था, लेकिन ये नंबर जो था वो 2011 में 6,37,000 था। फास्टेस्ट ग्रोइंग हाई नेटवर्थ कंट्रीज के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो है 9.7%। जब पिछले कुछ सालों का एवरेज निकाला गया था तो उसके अंदर पाया गया था कि इंडिया के 2% HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर ईयर इंडिया छोड़ के जाते हैं। ये पिक्चर शो करती है मेजर सोर्स स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसके अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार भी हैं, पंजाब भी हैं और नीचे डाउन साउथ के स्टेट्स भी हैं। आज से अगर अपन 300 साल पहले जाएं, आज से अपन 400 साल 500 साल पहले जाएं तो ये पाया जाएगा कि जो अरब कंट्रीज के लोग हैं वो यहाँ पे आए थे, जो मुगल्स थे वो यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड था। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ज़्यादा वेल्थ थी और ये जो सब कॉन्टिनेंट है वो उनकी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड था। लेकिन आज के टाइम पे इंडियंस बाहर जा रहे हैं। चाइना के अंदर 2017 में 10,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने चाइना छोड़ के किसी और कंट्री में अपना बेस बना लिया था। लेकिन जब बात आती है कि लोग चाइना या फिर रशिया को छोड़ते हैं तो उसके पीछे वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, और जब से रशिया के अंदर पुतिन का राज बढ़ा है और पुतिन लगातार पावर में बने रहने की टैक्टिक्स अपना रहे हैं, तब से जो रिच लोग हैं वो कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जो ऑयल टाइकून्स थे रशिया के अंदर वो भी कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने कई अमीर लोगों को जेल में डाला है जो उनकी टर्म से एग्री नहीं करते हैं। लेकिन रशिया और चाइना के अंदर ये जो पॉलिटिकल टेंशन है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के लोग कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये कारण नहीं है, और इंडिया के अंदर जब HNIs इंडिया छोड़ के जाते हैं और दूसरी कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं तो उसके पीछे कुछ और कारण है। अब सवाल बनता है कि जो HNIs इंडिया छोड़ रहे हैं उसके पीछे का मेजर कारण क्या है। तो इसका सबसे पहला कारण आता है इंडिया का टैक्स सिस्टम। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उन लोगों के लिए जो 1 करोड़ से ज़्यादा पर ईयर कमाते हैं वो है 36%, जो कि बहुत हाई है दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। और जब आप इस इनकम टैक्स को मिक्स कर दोगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से, और जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि GST, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उन टैक्सेस से, तो ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एक इंडिविजुअल अपनी बहुत सारी वेल्थ टैक्सेस में ही दे देता है। लेकिन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि सिंगापुर और हांगकांग, वहां का जो पीक टैक्स रेट है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। और जब आप बात करते हो दुबई की तो वहां पे तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। तो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो इन दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाए। और इंडिया के अंदर जब कोई इंडिविजुअल खुद की विल बनाता है, खुद के बच्चों के लिए, खुद के पोता पोती के लिए, खुद की वाइफ के लिए, तो उसके ऊपर जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब अपन बात करते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की, वहाँ के जो विल के जो नियम हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं इंडिया के कंपैरिजन में। और अब इस सब के बाद आपके मन में सवाल उठा होगा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी वेल्थ को दूसरी कंट्रीज़ के बैंक से डिपॉजिट नहीं कराते, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि स्विस बैंक में डिपॉजिट होते हैं पैसे। लेकिन अब आज के टाइम पे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। एक टैक्सेशन का सिस्टम होता है, उसको कहा जाता है टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। इनके हिसाब से अगर कोई इंडियन किसी बाहर कंट्री के अंदर अपना पैसा डालता है, उनके बैंक में अपना पैसा स्टोर करता है,
तो फिर इंडियन अथॉरिटीज़ को 3 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि कौन से इंडिविजुअल ने किस कंट्री के किस बैंक अकाउंट के अंदर अपना पैसा रखा है और कितना पैसा रखा है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स है ये सारी कंट्रीज फॉलो करती है और उसके अंदर इंडिया भी आती है। और 2015 के एक एक्ट के हिसाब से अब जो भी लोग फॉरेन एसेट्स को होल्ड करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और अब इसके बाद का सेकंड फैक्टर आता है एजुकेशन। इंडिया के बहुत सारे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं। इनमें से कुछ लोग स्टूडेंट लोन्स पे भी जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग बिना लोन्स के जाते हैं और वो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के परिवारों से आते हैं। इसके बाद बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क वीजाज, वर्क परमिट भी दिए जाते हैं। और कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा और न्यूजीलैंड, इनके अंदर जो वर्क परमिट बच्चों को मिलता है उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है और उसके जो रेगुलेशंस है वो भी बहुत इजी है। और बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद और वर्क परमिट मिलने के बाद जो PR परमानेंट रेजिडेंट बनने का उन कंट्रीज में जो मौका मिलता है बच्चों को, वो बहुत ईजिली मिल जाता है और उसके जो रेगुलेशंस है वो भी बहुत ईजी है। और कई सारे केस में ये भी देखा जाता है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो अपने बच्चों को फॉरेन या फिर अब्रॉड पढ़ने भेज देते हैं। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो भी उनके साथ जाके सेटल हो जाते हैं और अपनी वेल्थ भी साथ में ले जाते हैं। और इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करा जाएगा इंडिया के अंदर कैंपस लगाने के लिए। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने वाला होगा और ये फ्यूचर ही बताएगा कि ये कितना असरदार होगा। और इसके बाद का थर्ड फैक्टर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो पिछले कुछ सालों में इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन आज भी इंडिया बहुत पीछे है डेवलप्ड कंट्रीज। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग्स होती है उसके अंदर इंडिया की सिर्फ 2 सिटीज को एनालाइज करा जाता है, वो है न्यू दिल्ली और मुंबई। और इंडिया की जो दूसरी सिटीज़ है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और न्यू दिल्ली और मुंबई की जो सिचुएशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर वो इंडिया की दूसरी सिटीज़ से ऑब्वियसली बेटर है। और इस कारण की वजह से इंडिया के बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं और अपनी वेल्थ भी वहाँ ले जाते हैं, अपने बिजनेस सेटअप्स भी वहाँ ले जाते हैं, अपने कनेक्शंस भी वहाँ ले जाते हैं। और यूएस की सिटीजनशिप लेने के लिए एक EB-5 वीज़ा का तरीका होता है। उसके हिसाब से जब कोई इंडिविजुअल यूएस की इकोनॉमी में $5 लाख यानी कि $500,000 इन्वेस्ट कर देगा तो उसको यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और वो यूएस का नागरिक बन सकता है। और इस तरीके से इंडिया के कई HNIs ने यूएस की सिटीजनशिप ली है। इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में से है जिनके लोगों ने EB-5 वीजा के थ्रू यूएस की सिटीजनशिप ली थी। इंडिया का नंबर चाइना और वियतनाम के बाद आता है। और इन तीनों मेन रीजंस के बाद कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि लाइन ऑफ सिक्योरिटी। लाइन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर कई लोग ये मानते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगी। इसकी वजह से कई लोगों ने बाहर की कंट्रीज में सिटीजनशिप लेना शुरू कर दिया, कई इंडियंस ने बाहर की कंट्रीज में सिटीजनशिप लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद कुछ और ऐसे फैक्टर्स आते हैं जैसे कि उन लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए होती है, उन लोगों को बेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स चाहिए होता है। इन कारणों की वजह से भी कई लोग इंडिया छोड़ते हैं। और जब भी कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया को छोड़ के जाता है तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में एक डेंट पड़ता है। उसकी वजह से इंडिया के जो लोगों का रोजगार छीनता है, इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, इंडिया के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। इसकी वजह से जो रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से इंडिया के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है, इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर टैक्स नहीं भरते तो इसके अंदर सरकार को भी नुकसान होता है। और इस इकोनॉमिक लॉस की भरपाई करने के लिए कई सारे लोगों ने, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सजेस्ट करा था कि जब कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाए। ऐसे टैक्स को कहा जाता है डिपार्चर टैक्स, और ये टैक्स कई कंट्रीज में ऑलरेडी लगाया जाता है। और पिछले कुछ सालों में NPS की जो प्रॉब्लम बढ़ी है, कई लोग इंडिया से लोन लेके, इंडिया के बैंकों से लोन लेके बाहरी कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस कारण की वजह से भी ये जो डिपार्चर टैक्स है उसकी बहुत मांग बढ़ी है इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो डिपार्चर टैक्स या फिर एग्जिट टैक्स का तरीका है ये बहुत ही एक सिंपल सोल्यूशन है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, और ये एक डीप सोल्यूशन नहीं है। इसका डीप सोल्यूशन होगा कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर कारण बताए हैं, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि टैक्स सिस्टम, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ केयर रीजंस, उनको इंडियन गवर्नमेंट सुधारे और उन पे ध्यान दे। और उससे फ़ायदा इंडियंस का ही होगा और इंडियन गवर्नमेंट का ही होगा। इंडिया के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी, लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे तो सरकार ज़्यादा कमाएगी, सरकार ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी। इसके बाद जो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा तो सारे इंडियंस की लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन इस सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा।